एग्जाम दिए, कैसे क्वेश्चन आए थे थोड़ा बताओ। सर क्वेश्चन लास्ट ईयर के मुकाबले मतलब ऑन टॉपिक थे। जैसे ऐसा नहीं कह सकते जैसे कोई पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देख के गया हो तो ऐसा नहीं लगेगा कि क्वेश्चन एकदम नए से थे। जैसे बाकी सारे क्वेश्चंस हम करते आए थे मतलब ऑन टॉपिक्स थे। और जैसे सेक्शन ए की बात की जाए, लास्ट ईयर का थोड़ा मतलब ऐसा लगा था कि मतलब कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं, जैसे सेक्शन ए जिस तरीके से आया जा रहा है उस तरीके से नहीं था। लेकिन इस बार सेक्शन ए भी मतलब नॉर्मल था, जैसे मतलब हमेशा से आता गया है। और सी पार्ट का क्या क्या स्टार्ट क्या किया था, कौन सा, ए से, बी से, सी से, किस चीज से? सर मैं पहले ए से ही स्टार्ट किया था, फिर ए में मुझे ऐसा लगा था कि क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो फिर मैं मुश्किल से 20 से 25 मिनट में मेरा हो गया था सेक्शन ए कंप्लीट। फिर मैंने सोचा कि जब इतना मेरा हो ही रहा है तो मैं फिर सेक्शन ए से ही स्टार्ट करूं। वो मैं काफी लोगों से पूछा, हर बार पूछता हूँ, तो इस बार के क्वेश्चन में खास डिफरेंस लोगों ने बोला, जो माने मैं समझता हूँ कि वो अच्छे हैं। तो और डिफरेंस क्या बोला कि जैसे आप सोचते हो कि क्वेश्चन पढ़ते हो और एक दो ऑप्शन कट जो जाते हैं या काउंटर दे देते हो उसका, और समझ जाते हो कि ये ऑप्शन में का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा था। सारे क्वेश्चन को देख, सारे ऑप्शन पर देखना ही पड़ रहा था, उसको निकालना ही पड़ रहा था कि ये है या नहीं है। और ये पार्ट तो लिटिल बिट बहुत ज्यादा इजी था पिछले बार से, और इसी वजह हाँ से मार्किंग हाई जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। हाँ थोड़ा सर, सा। ये भी है। जैसे लास्ट ईयर एक जो मेरी स्ट्रेटजी काम कर गई थी कि मतलब जैसे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, दो मतलब ऑप्शंस में सेम मतलब एक तरीके के दिए गए हैं, तो दो उनके अपोजिट हैं। तो वहां पे थोड़ा ये हो गया था कि ऑप्शन चार में से मुझे सिर्फ दो ही चेक करने हैं। इस टाइप की मतलब थोड़ी एक स्ट्रेटजी बन गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ऐसा इस नहीं था बार ना। ये था कि हाँ, हर ऑप्शन चेक करना पड़ रहा था कि ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा। और ये क्या कहते हैं, तुम्हारा बी सेक्शन कैसा था? सर बी सेक्शन मेरा नॉर्मल रहा है, क्योंकि सर मैं रिवीजन नहीं कर पाया था, तो बी सेक्शन में मैंने ज्यादा छेड़ा नहीं सर, नेगेटिव की डर से कि आ, ज्यादा मैं। वैसे बी सेक्शन में क्वेश्चन बहुत सारे मतलब मुझे ऐसे लगे थे कि जैसे ओडी पीडी के क्वेश्चंस ऐसे थे कि ऑन टॉपिक्स थे, उन्हें बस सॉल्यूशन निकालना है, उस सॉल्यूशन का एनालिसिस पूछ रखा था। और पीडी का एक क्वेश्चन था, उसमें शायद पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखवाया था। और और ओडी के मुझे दो क्वेश्चंस में सॉल्यूशन लिखवाए थे, उनका मतलब एनालिसिस पूछा था कि लिमिट एन टेन टू जो भी सॉल्यूशन आ रहा है इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करेगा। अच्छा। अच्छा, नेहा मैडम आ गई हैं, और रोहित सर भी जुड़ चुके हैं, लेकिन रोहित सर, एक बता दूं सबको, ट्रेवलिंग में है, तो ये ऑडियो ही रहेगा उनका। पांडे सर आए हैं, देख लो एक बार, कर दो कि ज्वाइन हो जाए। Yes, हाँ। yes, already joined. नहीं, मुझे भी यही जानना था कि हाँ। जो अभी तक हमने 6 मंथ्स में आप लोगों ने पढ़ा और उसके बाद एग्जाम दिया, तो कैसा एक्सपीरियंस था? और अब वीकेंड बैच से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहे, कि रिवीजन हो किस तरीके से टेस्ट आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं? और एग्जाम देने के बाद आपका क्या रियलाइजेशन था कॉन्सेप्ट्स को लेके, या रिवीजन को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके आपके जो भी डाउट्स थे वो लोग भी हम अभी डिस्कस करेंगे, या जो भी आपके आगे के लिए कमेंट्स हैं कि हम वीकेंड बैच से ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ भी आप बताओ, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है तो मैं जानना चाहती हूँ पहले तो वो चीज़, क्योंकि जब हम रेगुलर बैच करते हैं तो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही होती हैं, और उसके जस्ट बाद एग्ज़ाम होता है। हम ये नहीं कह सकते रेगुलर बैच में कि हमारा एग्ज़ाम से पहले सिलेबस ख़त्म, मतलब 3 महीने 4 महीने पहले सिलेबस ख़त्म हो जाए, वो चीज़ पॉसिबल होती ही नहीं है, क्योंकि 6 मंथ्स का टाइम तो चाहिए ही चाहिए होता है। नेट का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 2 महीने 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करके फिर हम रिवीजन करेंगे। एंड वीकेंड बैच इज़ बेसिकली फॉर रिवीजन पर्पस, कि हमने एक बार सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में कर दिया है लेकिन रिवीजन प्रॉपर नहीं थी, तो अब हम रिवाइज करेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। दरअसल एमएससी के बच्चे भी जो होते हैं, जिनका एमएससी परस्यूइंग है, मैंने जैम के बैच में भी डाला था ये चीजें, तो उस मेरा कंसेप्ट साफ था कि जो एक एग्जाम दे के गया है, चाहे वो आईआईटी जैम का हो, सीवीटी का हो,
या TIFR का हो या CMI का हो, ISI, सब एग्जाम जो हैं, एक एग्जाम दे करके जो एडमिशन लिया है उसका बेस लिटिल बिट नॉर्मल से बेहतर होता है। तो वीकेंड में उनको बेनिफिट होती है, क्योंकि उनको बहुत कम समय मिलते हैं, और वही समय में या तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट वो हों, नहीं एक बार खत्म किए हुए हों, एक बार पढ़ चुके हों, 40-50 नंबर आ रहे हों, तो वो अच्छा कर जाते हैं, और नहीं तो पुराने स्टूडेंट, वो वाले पुराने स्टूडेंट के साथ वीकेंड वाले में आपके MSc परसिंग स्टूडेंट जो एक एग्जाम दे के गया है, ऐसे ही MSc नहीं कर रहा, वो लोग अच्छा कर जाते हैं। कई बार जो पढ़ा रहे हैं वो तो टीचर हैं जिनका नेट नहीं है, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में या डीम्ड यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, तो वो लोग भी क्योंकि उन प्रैक्टिस में होते हैं, कई चीजें ठीक ठाक होती है, कई चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो अच्छा कर जाते हैं। तो और कोई एग्जाम कैसा था, और कोई बताइए जिन्होंने एग्जाम दिया हो इस बार, पुराने स्टूडेंट में से। और क्या एनालिसिस था पेपर के रिगार्डिंग, आप लोगों का क्या विचार है, कैसा क्वेश्चन का लेवल था, हाँ, किस तरह से उसको अप्रोच करनी है, हर चीज को आप लोग शेयर करें। आप लोग तो बेहतर एक्सपीरियंट हो कि अभी आपने लेटेस्ट एग्जाम दिया है, तो किस तरह का आप लोगों का तरीका रहा था प्रिपरेशन करने का, क्या चीज की कमी मिली, ये सब पॉइंट को आप लोग डिस्कस कीजिए। और आप लोग अपना बातों को रखिए, फिर सेशन को और कंटिन्यू किया जाएगा इस चीजों से। देखो, ये चीज सेशन मैंने रखा है भाई कि आप लोगों की बात सुनो, स्टूडेंट्स की बात सुनो, जिन्होंने एग्जाम दिया, प्रॉब्लम फेस वही किए हैं, और वो क्या समझे, और फिर उनका एक्सपेक्टेशन मेरे से है, तब हम लोग बोल पाएंगे। तो इसीलिए 1 by 1 अपना बात को रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, आई ओपनली। कुछ भी जैसे जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम को लेके, या जो भी आपने प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, कि जैसे बहुत सारे मुझे 1-2 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि मैम एग्जाम इजी था बट कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे, बट ना वो ये कॉर नहीं हो पा रहे थे हमें। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए थे बट वो रिकॉल नहीं कर पाए हम एग्जाम के टाइम पे, वो याद नहीं आ पाई। ये पता था कि हाँ ये चीज पढ़ी हुई है, पर वो रिकॉल नहीं हो पाई। तो इस तरीके से आपके जो भी आपका एक्सपीरियंस था हमें शेयर करो, ताकि हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, ताकि आप इम्प्रूव कर पाओ आगे जाकर। पांडे जी, थोड़ा सा आप बताइए पेपर के क्या एनालिसिस के, 2-4 बच्चों से बात हुआ हो तो होगा आपका। यस, हमें तो कुछ बच्चों से डिस्कशन यही हुई है, जहां तक पर्सनली ही बच्चे कनेक्टेड हैं ज्यादातर मेरे से। तो बच्चे लोग का ये था कि कभी पार्ट बी पार्ट सी को लेकर के कंफ्यूजन था कि कौन सा सेक्शन इजी है कौन सा टफ है, आइडेंटिफाई करना एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और कुछ ऑप्शंस तो हो जा रहे थे, बट 4 ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन नहीं हो पा रहे थे। और पार्ट सी के क्वेश्चन है, तो जब तक के सारे ऑप्शंस को अगर आप अच्छे से नहीं करोगे, तब तो क्वेश्चन आपका 100% हुआ नहीं। तो इसी तरीके से लोग बच्चे बता रहे थे, कुछ थ्योरी की कमी थी, और जो करेंट बच्चे होते हैं उनको तो सारा चीज माइंड में नहीं होता है सडनली, तो कुछ कुछ चीजें उनको और भी पढ़ने की जरूरत है, कि अभी सारे चीजों से वो अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं है हर चीज। तो एक कहना था कि कुछ ऑप्शंस तो हो जा रहे थे, कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूजन, क्वेश्चन का कुछ बोल रहे हैं कि वो डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है, कुछ बोल रहे हैं सर डिफिकल्टी तो थी बट इतना नहीं है कि आप सारे ऑप्शन को आसानी से कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो जहां तक ये सब बच्चों का पॉइंट था, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं है कि हम लोग अच्छे से देख पाए और उस पे एनालिसिस कर पाए। ये ज्यादातर बेहतरीन तरीके से बच्चे लोग ही बताएंगे, अभी जो सारे गैदरिंग के साथ प्रेजेंट हुए हैं। अच्छा, बी सेक्शन कैसा था, इसमें कुछ पता चला है? बी सेक्शन के बारे में तो बच्चे बोल रहे थे कि कुछ लोगों का ओपिनियन था कि सर 10 बना है 12 बना है, और मैंने ज्यादा क्वेश्चन देखा नहीं है, मैंने सोशल मीडिया के साइट से ही मैंने क्वेश्चन देखा है। तो हमने 5 से 7 क्वेश्चन देखा है, तो उससे थ्रू मुझे लगा है कि हो सकता है 5 से 7 क्वेश्चन इजी ही मार्केट में आया हो, सारे जो टफ क्वेश्चन है वो मार्केट में नहीं आया हो, तो उसको लेकर के हम जज नहीं कर सकते हैं। बट उससे लग रहा है कि क्वेश्चन उतना इजी तो नहीं है, मतलब कि आप जो है उसको क्विकली कर सकते हो ऑन द स्पॉट, तो इतना भी आसान पेपर नहीं है।
एज कंपेयर टू प्रीवियस एग्जाम देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा नीचे हुआ है एज कंपेयर टू जस्ट प्रीवियस, है ना। तो अब जो करेंट बच्चे अभी एग्जाम दिए हैं वो आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे और भी कुछ ज्यादा बोलने का मौका मिलेगा। रोहित सर, आप भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और सभी स्टूडेंट को इस वाले एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए और आने वाले एग्जाम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। वो अपने जीवन में सफल हों सभी एग्जाम को लेकर। और अभी फिलहाल जैसे हम सबसे पहले एग्जाम के ऊपर डिस्कस करते हैं, तो जैसा कि बच्चों से बात हुआ तो बच्चे पार्ट ए को जी बोले थे और पार्ट बी और पार्ट सी को थोड़ा सा बोले थे, एक्सटेंड आया था थोड़ा, मतलब टिपिकल था, क्वेश्चन लेंथी थे। पर जिन्होंने बोले जितना सीखा था हमने, जितना प्रैक्टिस करा था वो बने और एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट राइट है। सबसे अच्छा मेरे को ये सुनकर अच्छा लगा। और मैंने बच्चों से हमेशा बोला है, बच्चों को ये सिखाया है, कम पढ़ो कम सीखो पर एग्जैक्ट सीखो, एक्यूरेसी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि CSIR हमेशा एग्जाम को थोड़ा सा एक्सटेंड ही करके चल रहा है, लेवल को कॉन्सेप्चुअल आ रहा है एवरी ईयर। हर सेशन के जो एग्जाम आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा और वो मजबूती के साथ क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो हमारी कट ऑफ क्या होगी, जैसे अभी किसी एक बच्चे ने पूछा कि कितनी जाएगी, कट ऑफ मैटर नहीं करता। हमको एग्जाम क्वालिफाई करना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी बताएगा कौन? और यहाँ पर जितने भी हैं फैकल्टी सभी एक्सपर्ट हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो एक आपका होता है डोमेन एक्सपर्टीज होना, एक होता है डोमेन एक्सपीरियंस होना, एक होता है प्रैक्टिसनर होना। मतलब उसने कितनी प्रैक्टिस की है, उसको मतलब कितना रियल लाइफ में उसको उसने प्रैक्टिस किया, उसको मतलब 100 उसमें कितना वो वेरीफाई करा है, या कितना उसमें वो सफल हुआ कि या कितना सक्सेसफुली हुआ है। तो सबसे पहले डोमेन एक्सपर्टीज होना, तो वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी फैकल्टी हैं और हमेशा सब जगह रहते हैं कि मतलब उसी सब्जेक्ट की किसी को कितनी डीप नॉलेज है। फिर एक्सपीरियंस होना, एक्सपीरियंस हाँ कि वो कितने टाइम से करा रहा है, कितने टाइम से नहीं करा रहा है। और फिर है वो प्रैक्टिशनर होना कि वो उसमें रिजल्ट में कितना सफल हुआ, स्वयं के में भी और दूसरे के में भी। तो ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक टीचर के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी। और फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है रेगुलर क्लास और वीकेंड क्लासेस के लिए। तो जैसे कि रेगुलर क्लासेस हैं वहाँ पर ज़्यादातर मोस्टली बच्चे का कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब वो चाहता है कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें। तो रेगुलर क्लासेस में जीरो से ही स्टार्ट किया जाता है बच्चों के साथ में, बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ, डीप थ्योरी के साथ। और क्वेश्चन पर वहाँ पर लिमिटेशन होती है कि क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का एक्सप्लेन तो किया जा सकता पर ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन का वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता, फिर बच्चा खुद से क्या करेगा। और जो वीकेंड क्लासेस हैं उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी लिमिटेड हो जाती है क्योंकि बेसिक पहले से ही बच्चों का हो चुका होता है। तो वीकेंड क्लासेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन, फिर उन क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन है तो हम उसके कितने ऑप्शन बना रहे हैं और कितने ऑप्शन बना सकते हैं, या उसमें हम क्या क्या चेंज करके क्वेश्चन को किस तरह से हम उसमें ट्रीट कर सकते हैं। तो देखा भी होगा बच्चों ने पुरानी क्लासेस में कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं तो उसमें 6 ऑप्शंस, 10 ऑप्शन, 20 ऑप्शंस, यहाँ तक कि 25-25 ऑप्शंस भी बनाए हुए हैं। तो वहां पर बच्चा ये सीखता है वीकेंड क्लासेस में कि मतलब कि एक क्वेश्चन जैसे बच्चे के साइज सिखाते रहते हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम और ज्यादा क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो वहां पर ये सीखता है कि एक तो हम क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है वीकेंड क्लासेस में, हम क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर वो रियल फील्ड से पूछा है तो हम उसे, अगर कॉम्प्लेक्स में पूछा तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या वहां पर क्वेश्चन में मेंशन करा है नहीं करा है, वहां पर एंड लगाया है क्वेश्चन में, और लगाया है, वहां पर से फील्ड में रेशनल से लिया है, तो अगर हमने वहां से इरेशनल ले लिया तो क्या होगा क्वेश्चन। तो वीकेंड क्लासेस में क्या हम वहां पर प्रैक्टिकली ज्यादा क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे अब ये है कि सड़क है, सड़क पे मतलब सड़क रोड बना दिया, उसका काम हो गया रोड पर, क्या होता है उसके बाद फिर साइड में मिट्टी भी भरनी होती है, पेड़ पौधे भी लगते हैं, डिवाइडर भी लगता है, उस पर लाइन भी होती है, तो उसके बाद वो कंप्लीटली होता है। ऐसी रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास में पूरा बेसिक से मतलब चीजें बनाई जाती हैं
होता। वीकेंड क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है और किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, जो दूसरा सवाल आता है। वीकेंड क्लासेस के लिए या तो वो बच्चा जो रेगुलर क्लासेस अच्छे से कर चुका है उसको रिवीजन करना है जैसे, और फिर उसमें क्या होता है वीकेंड क्लासेस में आपके एनवीएचएम के क्वेश्चन है, टीआईएफआर के क्वेश्चन है, गेट के क्वेश्चन है, मतलब वहां पर हम वाइड वाइड जाते हैं, मतलब किसी भी चीज को लेकर फिर हमारा और जनरलाइजेशन हो जाता है। और फिर या फिर डायरेक्ट वीकेंड क्लासेस को वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर है और उन के पास जैसा टाइम नहीं है, केवल मतलब कम ही क्लास ले सकते हैं, सैटरडे संडे ले सकते हैं या इवनिंग में ही क्लास ले सकते हैं, तो वीकेंड क्लासेस थोड़ा उन बच्चों के लिए वो परफेक्टली है। और क्वेश्चन के जब आप मतलब कम से कम किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो, वैसे तो यहाँ पर सभी मैथ के स्टूडेंट है, तो कम से कम 1 साल या 10 महीने जैसे रेगुलर अगर वीकेंड अगर दोनों बच्चे करने हैं या डायरेक्ट ही वीकेंड भी आ रहे हैं तो 10 महीने का टाइम तो बच्चों को देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए किसी भी चीज को, मतलब पूर्ण रूप से उसको कंप्लीट करने के लिए कोर्स के लिए। तो जो वो चाहे कहीं पर भी रह के टाइम दे, पर इतना टाइम देना नेसेसरी है। तो ये तो मैं सभी से बोलूंगा इतना समय बिल्कुल दें। 6 महीने में हम बहुत सारा थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत सारा सिलेबस करते हैं रेगुलर क्लासेस वाले बच्चे, तो उसमें रिवीजन का भी टाइम मतलब बच्चों का इतना नहीं रह पाता क्योंकि क्लासेस लंबी लंबी चलती हैं। तो अब यहाँ पर बच्चे हैं जो वीकेंड किए हुए हैं, तो बाकी बच्चों से कि मतलब क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट होता नहीं होता है बाद में, मेरे बाद में वैसे या फोन आपने पर। आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई अभी। आपने कहा कि जो क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है तो 10 ऑप्शन, 20 ऑप्शन, 25-25 ऑप्शन। मेरे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, बच्चे जो है ना क्वेश्चन के पीछे ज्यादा जाते हैं और अलग अलग यहाँ का असाइनमेंट बना लिया, वहाँ का असाइनमेंट बना लिया, किसी और जगह का कुछ बना लिया। उससे बेहतर है कि जो CSIR के क्वेश्चन है या गेट के क्वेश्चन है या NBHM TIFR के क्वेश्चन है उसी के ज्यादा वेरिएशन में अध्ययन करें। अगर रियल से क्वेश्चन पूछा है तो कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म पर कैसा होगा, क्या होगा, उसके डोमेन को बढ़ाएं अगर, तो क्वेश्चन ज्यादा वैरी करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। आपका एग्जैक्टली मोटलो कहने का यही था, और हम लोग वैसा ही वीकेंड में करते हैं। एग्जैक्टली जैसे मैं भी एक समय पे स्टूडेंट रहा हूँ, और स्टूडेंट तो हमेशा ही रहते हैं और हमेशा ही रहूंगा स्टूडेंट, विद्यार्थी तो इंसान के जीवन से कभी नहीं जाना चाहिए। तो जब हम उस समय पे थे बच्चे भी बहुत इंस्टीट्यूट संस्थाओं का लेकर नोट्स वगैरह ये घूमता रहता था या मतलब प्रैक्टिस करता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं करा एक्स्ट्रा, केवल प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर उठाए, नेट के, गेट के, CSIR के, एनवीएचएम वगैरह और आईसी बेंगलोर ETC टाइप के, बस उन्हों को ही सोल्व करे, परफेक्टली करे, मतलब फोकसली करे, एक्यूरेसी मतलब अच्छे से बेस्ट करने का कोशिश करा, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, तो उतना ही करा। और उतने करने से इंडिया के पिछले 10 सालों में से जितने एग्जाम में बैठा हूँ कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि शायद जो नहीं क्वालिफाई हो, सभी एग्जाम क्वालिफाई है। जब मैं कर सकता हूँ तो मेरे से आप तो नई जनरेशन है तो आप मेरे से और 10 गुना ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरा मानना है और एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है, तो जितना केवल प्रीवियस ईयर का स्टैंडर्ड एग्जाम है, नेट है, गेट है, आपका CSIR के और NVHM TIFR का, इतना क्वेश्चन पेपर उठाओ, और आपके पास तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे टाइम से बढ़ चुका है, तो केवल उतना प्रैक्टिस कर लिया अगर आपने परफेक्टली, वो काफी सफिशिएंट है आपके लिए। रोहित सर, मैं सबको बता दूं ये 15 में आए थे, पाईएम के स्टूडेंट हैं। 15 में आए थे, 16 में आए थे। 16। हाँ। और उस समय से लेके काफी सारे वैसे पांडे जी या नेहा मैडम खुद तीनों पाईएम के पुराने स्टूडेंट हैं, और इन्होंने TIFR हो, चाहे CMI हो, ISI हो या गेट हो, नेट हो, सबको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। क्योंकि मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट 5 का हूँ, 2005 में मैंने भी पढ़ा था यहीं से, तो इन सभी को तो मैं जानता ही हूँ। तो और रोहित सर का तो बात है कि सही बात कह रहे हैं कि स्टेट कंबाइंड तक इन्होंने नहीं छोड़ा और उसको भी निकाल ही लिया। PG सेट भी शायद हो गया है, नहीं? कौन सा? PG सेट वगैरह दिए थे कुछ ये सब न वो, ये ना जो वो CU सेट दे दिया था, कुछ एग्जाम मेरे फ्रेंड सर्किल बोले थे कुछ एग्जाम छोड़ दे हम लोगों के लिए, मैं कि ठीक है, तो मैं तो कुछ में प्रेजेंट नहीं हुआ था। अच्छा, तो एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा ये बतलाइए कि नेट का एग्जाम जो जो करंट फॉर्मेट देख रहे हैं आप,
वो बाकी एग्जाम से कैसे अलग है, इसको क्लियर करने के लिए अलग हमको कैसे सोचना होगा। जैसे गेट और नेट अगल बगल, अगला एग्जाम आपका दिसंबर और फरवरी में होगा, तो बच्चे कैसे माने प्रिपेयर करें अपने आप को कि नेट के लिए, गेट के लिए, इसमें थोड़ा सा बतलाइए। जैसे मेरा अनुभव रहा है, मेरा और जिन बच्चों का मैंने या मेरे साथियों का, तो सिंपल है। सबसे पहले सिविल सिलेबस को उठाओ। हमारी बारी पे जब हम थे, हमने तो ज्यादातर अपनी को खुद ही गाइडेंस करा। मैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से गाइडेंस करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ हर तरह से। बताते रहता हूँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे समय खराब करना है, किस पे समय खराब नहीं करना, बुक पढ़नी है नहीं पढ़नी है। तो सिंपली बच्चों को ज्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल भी। सिंपल एक नोट्स उठाओ, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर के नोट्स उठाओ एक टॉपिक के, बस। जिन्होंने सब ये पढ़ चुके हैं, अगर रेगुलर प्लस वीकेंड पढ़ चुके हैं तो कंप्लीट है। आपको इधर उधर जाने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ना कोई बुक्स एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। केवल उतना सिलेबस उठाओ जो गाइड कर रहे हैं। जैसे क्लास में रहता, बीच बीच में हम बताते रहते हैं, मतलब कि इस टॉपिक के अगर आपके 95% 100 क्वेश्चन और 95 सोल्व हो गए, ठीक है, आप बिल्कुल ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक दो क्वेश्चन छूट रहा है, जैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ना ही छूटता है कभी बच्चे का। रिमांड इंटीग्रल है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, इनों का नहीं छूटना चाहिए। ये बहुत सिंपल और बेसिक टॉपिक और हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सुकेन सीरीज है। अब फंक्शन ऑब्जर्वेबल वेरिएबल है, या फिर आपके जैसे कि फंक्शनल एनालिसिस है, अब वहां पर जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, बच्चा पता चल रहा है उसी में बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है, तो वो मेरे अनुसार वो मतलब मिसगाइड है। अब यहाँ पर है सिलेबस कराना, तो बाउंड है, मतलब सिलेबस तो कराना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, पर एज ए स्टूडेंट उसको उस पर उतना फोकस नहीं करना। केवल सिलेबस उठाओ और जितना क्लास में बताया जा रहा है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, उतना करो। उससे टॉपिक एक कॉन्सेप्ट हो गया, क्लास में कुछ क्वेश्चन करा दिए, चाहे रेगुलर हो वीकेंड हो, उसके बाद इस टॉपिक के आप सारे क्वेश्चन उठाओ, चाहे वो नेट के हो, चाहे गेट के हो, चाहे टीएफआर के हो, चाहे न्यूएचएम के हो। अगर वो सारे बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर कुछ नहीं बनने, उसे नेक्स्ट डे ट्राई करो। फिर नहीं बनने, उसको नेक्स्ट वीक ट्राई करो। फिर भी नहीं बनने, फिर में जो भी आपके टीचर हैं उनसे कांटेक्ट करो, उनसे डिस्कस करो। और जहां पर नहीं बनना, थ्योरी को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बस सफिशिएंट है। थ्योरी का रिवीजन आप जैसे एग्जाम से अगर रेगुलर कर चुके हैं, ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ है, तो पहले 2 से 3 महीने में थ्योरी को कंप्लीट पढ़ के एक साइड रख दो। बार बार थ्योरी को अब नहीं पढ़ना, अब बिल्कुल एक साइड रख दो, थ्योरी को रिवीजन नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा 3 बार रीडिंग लगा सकते हैं। उसके बाद केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इन राइट मैनर, इन राइट मैनर, इन राइट मैनर। ये नहीं है कि मतलब रॉन्ग मेथड में जा रहे हैं या रॉन्ग मैनर में जा रहे हैं, केवल सिंपल। इस बार मैंने देखा कुछ बच्चों का, इस बार तो क्या हर बार रहता है, लेकिन इस बार तो मैं देखा बहुत करीब से कि बच्चे कर क्या दिए कि एग्जाम से पहले मतलब रात में नींद ही नहीं आई, सोए ही नहीं। एक बच्चे और का कंटिन्यूअस मैसेज आ रहा है हाँ, और ये साना जी हैं, वो कंटिन्यू मैसेज कर रही हैं। उनका एक बार देख लीजिए मैसेज। Yes, sir. She is a student of December 24 batch. And उसके बाद से उन्होंने पढ़ा नहीं था, बीच में गैप, मतलब 1 ईयर का, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का गैप है। एंड नाउ शी वांट्स टू आस्क क्या करना चाहिए अभी। वही है, एक घंटा के बारे में। आप ये अजीत सर से पर्सनली भी 5 से 10 मिनट फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली आपको दोबारा से एग्जाम देना है, तैयारी करना है, हारना नहीं है। तो ये तो इसका बहुत फोन छोटी नंबर, मोटी एग्जाम है। उसके बाद अभी आपको क्या लग रहा है, केवल इन एग्जाम को करने के बाद तो फ्री हो जाएंगे क्या? एक भीड़ से दूसरी भीड़ में आना है, मतलब एक लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल पर करना है, एक अचीवमेंट के बाद फिर दूसरे अचीवमेंट की ओर बढ़ना है। जीवन भर प्रक्रिया, ये तो जन्म से लेकर मरण तक कभी भी खत्म नहीं होगा हमारे गोल। तो और इस चीज के लिए कि थोड़ा को आपका अलग है, तो उसके लिए आप 5 से 10 मिनट डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम देना, फिर से तैयारी करना, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर गैप आ गए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सब भूल गए हैं। इट्स जस्ट लाइक कि हम उन चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में। आप जब वो रिवाइज करना शुरू करोगे, जब आप लेक्चर्स दोबारा देखना शुरू करोगे, तो आपको खुद वो चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी। जब आप क्लास में बैठोगे और देखो सारी चीज़ें, जब आप अपना नोट्स बनाओगे, आप क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी। दिसंबर 24 इज़ नॉट अ वेरी बिग गैप. 1.5 year is not a very big gap, because
बहुत सारे स्टूडेंट्स का 1.5 ईयर का गैप नॉर्मल होता है, ठीक है। कोई जॉब बीच में करने लग जाता है, फिर 1 साल 2 साल बाद कोचिंग ज्वाइन करता है, तो ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इससे इससे इतना डरो मत, चीज़ें हो जाती हैं कि हम कई बार हमें रिकॉल नहीं हो पाती हैं, तो आप दोबारा स्टार्ट करो पढ़ना, हो जाएंगी चीज़ें। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। क्योंकि सारे जब हम लोग भी पीएचडी में आए थे, तो हम लोगों का भी पीएचडी में एंट्रेंस का तो हम कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते ना। जब हमने नेट किया था उस टाइम पे हमने पढ़ा था, बट पीएचडी में आने के बाद तो हम अपना रिसर्च एरिया ही पढ़ते रहते हैं मोस्टली। हमारा जो 100% कॉन्सेंट्रेशन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे चला जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब भूल जाते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम वो कॉन्सेप्ट्स दोबारा देखते हैं, जब हम लेक्चर्स देखते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो आपको एक बस रिकॉल की ज़रूरत है, एक रिवीजन की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट Sonam Bharadwaj, which type of difficulty you are getting in part C? Can you discuss? किस टाइप की आपको डिफिकल्टी आती है पार्ट सी में? आई डोंट अंडरस्टैंड द ऑप्शंस, मतलब आप सारे ऑप्शन को समझ नहीं पाते हो, या कुछ पर्टिकुलर ऑप्शंस जैसे होते हैं, या 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में आपको दिक्कत होती है? तो किस टाइप का आपको प्रॉब्लम होती है, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं? पर कॉल पे आ जाओ। वैसे एक चीज बतला दूं, अब बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, आइए मैं यही कहूंगा, अपना प्रॉब्लम को अगर डिस्कस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैमरा ऑन कर लीजिए सतेंद्र जी। हाँ सर, हाँ कैमरा। बता रहे थे कि इसमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हम कैसे करें। सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन का हम लोग सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं सबसे पहले। उसके बाद एक चीज होता है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना। मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाता है। क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में उलझने लगते हैं, फिर उसमें काफी टाइम चला जाता है, और ये टाइम का बाउंडेशन पता नहीं चल पाता। क्वेश्चन लगता है कि आसान है, फिर उसको करने में काफी टाइमिंग उसमें अगर चला जाता है, तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए सर, इन सब चीजों को कहीं डिस्कस। और क्वेश्चन का सिलेक्शन हम लोग कैसे करें। रोहित सर चलेगा क्या? ना ना, सुन रहा हूँ। मैंने सोचा मैं कि ठीक है कि क्या पता आप बोलने वाले हो इस पर। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने इस बताइए। चीज को क्लास में भी बोला है पहले। देखो, सबसे पहले तो सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ देखनी होती है, हम किस स्ट्रेंथ में है। तो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार किसी को पार्ट ए अच्छा लगता है, किसी को पार्ट बी अच्छा लगता है, किसी को पार्ट सी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो अपने स्ट्रेंथ के अनुसार ही हमको पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए मतलब आपको चूज करना है। मेरा यूजुअल रहता है, मैं खुद भी पार्ट सी को चूज करता हूँ और बच्चों को भी पार्ट सी के लिए ही प्रीफरेंस देता हूँ, अगर वो बिल्कुल परफेक्टली हैबिचुअल नहीं हुए हैं किसी मतलब किसी को फॉलो करने के लिए अभी तक। पार्ट सी पहले फॉलो करने से फायदा मेरे अनुसार ये होता है कि फ्रेश माइंड होता है हमारा। तो पहले आवर में तो सबसे अच्छा माइंड काम करता है, तो सबसे डिफिकल्ट चीज पर ही मतलब लगता है, मेरा मानना है कि सबसे पहले डिफिकल्ट चीज पर ही हमला धावा बोल दिया जाए। अब पार्ट सी में जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, लीनियर है, जैसे मतलब जो भी है, जिसका जैसे मेरा लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जैसे कि मेरे, तो उसमें से आप पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो जैसे 2 से 3 क्वेश्चन लीनियर के बहुत इजी मिल जाएंगे आपको, पता चला आपने उसमें को हाथों हाथ अटेम्प्ट कर दिया रीडिंग लगाते लगाते, मतलब 40 मिनट में हो सकेगा आप 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो आप जब रीडिंग लगा रहे हैं उसी टाइम में आप ये श्योर कीजिए कि मैं 1 मिनट तो कम से कम दूंगा एक क्वेश्चन को रीड करने में, और 2.5 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। और मुझे लग रहा है कि मैंने 2 मिनट दे दिया और अगले 1 मिनट में मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल सकता है, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूंगा। और अगर मुझे दूसरे मिनट में लग रहा है मैं मतलब उस क्वेश्चन पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका हूँ या कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसको 2 मिनट पे ही मैं अपना ज्यादा समय ना खराब करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊंगा। आपको लग रहा है कि हाँ कि मैंने क्वेश्चन को काफी सोल्व कर चुका हूँ, 3 ऑप्शंस को मैं मतलब ये 3 ऑप्शंस को या तो मैं राइट कर चुका हूँ या मैं रॉन्ग कर चुका हूँ, केवल मेरे पास एक ऑप्शन और बचा है इसको चेक करने के लिए, तो मैं इसको प्रूव कर पाऊंगा किसी तरीके से, या इसका मैं कॉन्ट्रा एग्जाम्पल ढूंढ पाऊंगा। तो या तो 1 मिनट जब भी दे दीजिए या फिर नेक्स्ट राउंड में दे दीजिए। तो आपको रीडिंग के ही तौर पर शुरू में चलना है, उसी रीडिंग में लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी है,
क्योंकि एक क्वेश्चन को रीड करोगे 30 सेकंड में पता चल जाएगा आपको, नहीं इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो केवल आपको पहले राउंड में 15 से 20 क्वेश्चन टोटल सोल्व करने हैं, और पहले अगर पार्ट सी के आपने 10 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए और उनको अटेम्प्ट कर लिए, फिर आप पार्ट बी पर आ गए, फिर पार्ट ए पर आ गए, और उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड में पार्ट सी को तो आप कंप्लीट करोगे। तो आपको यही फॉलो करना है कि इजी क्वेश्चन को आपको लग रहा है ये हो जाएगा और हो रहा है, उसको अटेम्प्ट करना। तो पहले रीडिंग लगानी है, पहले शुरुआत में आपको रीडिंग लगाते समय ही आपको लग रहा है कि हाँ सोल्व हो जाएगा, तो आप उनको उसको 2 से 3 मिनट दे देना लगभग। सर एक्चुअली एक कमेंट भी आ रहा है, और जो आपने क्वेश्चंस अभी जो पूछा गया था उस पर ही है। एक्चुअली मैं बताती हूँ होता क्या है, बिकॉज मैं भी एक स्टूडेंट आई हूँ। होता ये है कि जब हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आइदर पार्ट बी का हो या पार्ट सी का हो, और हम उस क्वेश्चन पे अटक जाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाते हैं, ये क्वेश्चन ही है, तो भी हमारे दिमाग में ना ये वो चीज़ रहती है। कई बार हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होने के बाद भी हमारे दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि हाँ हाँ ये इसको होता कैसे कर ये सकते होता हैं, कैसे है, कर थोड़ा सकते होता हैं। है। ठीक है, इसका देखो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि पहले चाहे पार्ट ए करो, बी करो या सी करो, पहले वो सब्जेक्ट्स और टॉपिक सॉर्ट करो जिसमें तुम्हारा कमांड बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे मैं अगर अपना बोलूं तो मुझे एजेब्रा अच्छा लगता है, चाहे वो लीनियर एजेब्रा हो चाहे मॉडर्न एजेब्रा हो। अगर मैं पेपर करूंगी खास करके CSIR नेट का, क्योंकि यहाँ पे लेवल अलग है सब्जेक्ट्स का, तो मैं सबसे पहले दोनों के दोनों सेक्शंस में से लीनियर एजेब्रा के क्वेश्चन सॉर्ट करूंगी और मॉडर्न एजेब्रा के क्वेश्चन सॉर्ट करूंगी। पहले लीनियर के सॉल्व करने की कोशिश करूंगी और मॉडर्न के भी। और जब मैं लीनियर एजेब्रा या मॉडर्न एजेब्रा पे भी जाऊंगी तो वो ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एजेब्रा में मुझे सारे टॉपिक्स बहुत ईजी लगते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली ईजी होते हैं। अगर पुराना पैटर्न भी देखूं अब तक के क्वेश्चंस में, तो मैं ये नहीं कह सकती कि अगर 40 मार्क्स का मॉडर्न एजेब्रा आ रहा है, 70-80 मार्क्स का लीनियर एजेब्रा आ रहा है, तो 100% बहुत ईजी आता है। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमेशा होते हैं जो ईजी होते हैं, जो एक्चुअली में बहुत ईजी होते हैं। ईजी टू मॉडरेट अलग है, बट जो बहुत ईजी होते हैं। ऐसे 5-7 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे लीनियर एजेब्रा और मॉडर्न एजेब्रा के। ऐसे जिसको रियल एनालिसिस कॉम्प्लेक्स अच्छा लगता है, उसको 5 से 10 क्वेश्चन बी पार्ट और सी पार्ट में मिला के ऐसे जरूर मिलेंगे जो उसको बहुत ईजी लगेंगे कि हाँ ये तो मुझे आता है। पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब हमें आता है, अब हम प्रोसीड कर रहे हैं। हमने 45 मिनट्स 50 मिनट्स में चाहे वो 10 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस आ गया, अब हम कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसके बाद एग्जैक्टली। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं कहूँ पहले मुझे लीनियर एल्जेब्रा और मॉडर्न के मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद मैं एनालिसिस अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस देखूंगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब मैं सॉर्ट कर रही होंगी, अगर मानो मुझे कॉम्प्लेक्स का कोई क्वेश्चन दिखा और मैं बोलूँ हाँ ये तो मुझे आता है, कौशी पे है या कुछ भी इजी क्वेश्चन है मुझे आता है ये, तो मैं उसको भी टिक करूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है। क्योंकि जब मैं पेपर पे नजर मार रही होंगी तो एक नजर में कई बार हमें कुछ इजी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्ट कैच कर लेते हैं। तो 5 to 10 मिनट्स अपने पेपर को स्टार्टिंग में देना चाहिए, जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सिर्फ एक बार एक नजर देखते हैं और अपने अच्छे जो क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं हम उनको एक बार टिक कर लेते हैं कि ये डायगोनालाइजेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ये तो यूनिफॉर्म क्वांटिटी का क्वेश्चन है। तो वो जो टॉपिक्स हम अच्छे से पढ़ के गए हुए हैं, उन टॉपिक्स को पहले 5 to 10 मिनट्स में एक बार पेपर को देख के उनको टिक कर लो एक जगह कि पहले मैं ये क्वेश्चंस को पे नजर मारूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाओ। अगर सीक्वेंस वाइज देखोगे ना सारे के सारे क्वेश्चंस, तो होता क्या है, मानो क्योंकि कई बार सेट बने होते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है। कई बार हम स्टार्टिंग का क्वेश्चन देखते हैं, बी सेट का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन देखा, मुझे तीनों क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, दिमाग खराब हो जाता है उस टाइम पे लगता है कि हमसे हो ही नहीं रहा है। और वो 3 क्वेश्चंस अगर मैं ट्राई करने बैठूंगी, अगर वो मेरे 15, 20, 25 मिनट्स ये गए तो वो चला गया मेरा, मतलब 25 मिनट मेरे वेस्ट हो गए और मेरा दिमाग और खराब हो गया। तो जो टॉपिक्स मुझे आते भी हैं वहां पे भी मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो बेटर है अपने कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको अच्छे लगते हैं, पहले उन जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनके आपके अच्छे से रिवीजन है, प्रैक्टिस है, उन क्वेश्चंस को आप पहले उठाओ। स्टार्टिंग में जब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा,
फिर आप मॉडरेट क्वेश्चन को भी आप इजी वे में ले लोगे। तो जो आपके रेंज का क्वेश्चन है, जो आसान है, तो फर्स्ट लुक में अगर आपने वो अच्छे से निकाल दिया तो फिर मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस एग्जाम में ऐसा चीज होता है कि वो आपको नहीं आते हुए भी क्वेश्चन को आपको बना देगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है एग्जाम में रखना। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा, एक कम टाइम के शॉर्ट टाइम में आपके कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, हमेशा इजी से ही करना चाहिए। जो आपके रेंज का है पहले वो लगाइए, और उतना होने के बाद फिर आप मॉडरेट पे जाइए। फिर जो आपको क्वेश्चन टाइम के साथ कुछ अच्छा स्कोर हो जाएगा तो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी आप करना शुरू कर दोगे। अच्छा, एक चीज और थी कि हम सॉर्ट कैसे करें क्वेश्चंस। देखो, ये प्रैक्टिस से पता चलता है, ठीक है, कि ये प्रैक्टिस से पता चलता है। जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं क्वेश्चंस, या हम टेस्ट सीरीज कर रहे होते हैं ना, तब हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं कि हमारा कौन सा एरिया स्ट्रांग है, कौन सा एरिया स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर मुझे कोई टॉपिक अच्छा लगता है तो उसके सारे क्वेश्चंस मैं बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाऊँ, और जरूरी नहीं है कि कोई टॉपिक मुझे अच्छा नहीं लगता है तो उसका मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाऊँ। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ये चीज हम तब सीखते हैं कि सॉर्टिंग करनी कैसे है, कि कौन सा क्वेश्चन हाँ मैं देख के बता सकती हूँ कि हाँ मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए फर्स्ट, मतलब पहली बार देख के, और कौन सा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ये देख के ऐसे पता नहीं लगेगा अनलेस एंड अनटिल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ये इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अच्छा, पार्ट एक थ्री। क्वेश्चन और है सर। सर, जेंडर बेसर्स एंड मार्कोव्स चेन जो वीकेंड बैच में डिस्कस की जाती है, जेंडर और बेसर्स हमने जनवरी 2025 का जो गेट का बैच था, 2026 में हमने डिस्कस किया था जेंडर एंड बेसर्स इक्वेशन। बट वो उसमें वीकेंड बैच, वीकेंड स्टूडेंट्स थे या नहीं थे ये मुझे नहीं पता। नहीं, तो ये गेट के लिए जो आते हैं वो तो करेंगे ही, जो गेट क्योंकि के। ये जेंडर एंड हाँ बेसर्स हमने जनवरी में हाँ, डिस्कस किया था बिल्कुल गेट के बिल्कुल बैच। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल किया था। लेकिन मार्कोव की जहाँ तक बात है, मार्कोव है, क्यूइंग है, वहां से 3 नंबर के क्वेश्चन, मार्कोव से 5 नंबर के क्वेश्चन, मार्कोव से 3 से 3 नंबर का क्वेश्चन। इसके साथ अगर सी पार्ट को पकड़ना है तो उसमें स्टैटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कर लेगा तो प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन रहता है, वो क्यों छोड़ेगा। इतने समय है आपके पास वीकेंड बैच में। आपकी वॉइस काफी स्लो मोशन में आ रही है, एक्चुअली डिस्टेंस से है क्या माइक? हाँ, अब आ रही है, यस सर। अब आ रही है क्लियर। हाँ यस, ठीक है। हाँ, तो वो मैडम ने कहा कि वो गेट एग्जाम में तो हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन वीकेंड बैच में मार्कोव, क्यूइंग, ये सब, या रेगुलर बैच में भी इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम लोग मार्कोव की को डील करें। हाँ, स्टडी मटेरियल दे देते हैं इसको। हालांकि अगर कोई बच्चा करना चाहे तो प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन रहते हैं 5-5 नंबर के। आपके डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से ही बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, वहां से भी 3 क्वेश्चन रहते हैं। मार्कोव से 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो सिर्फ मार्कोव क्यों पकड़ना। वैसे इसको समझाना थोड़ा सा, पता नहीं समझ पाइएगा कि नहीं। जिंदगी भर आपने पीओ पढ़ा है और एग्जाम देने जाएंगे, कई बार लोग करते भी हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जैसा मैं आउटपुट देखा हूँ, नॉलेज अगर डीप नहीं रखेंगे तो सी पार्ट में उलझ जाएंगे, और उलझ जाएंगे तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है, टाइम ले लेगा ज्यादा। इसीलिए हम लोग उसको नहीं करा पाते। वीकेंड में हमारे पास ज्यादा समय नहीं मिल पाता। अगर केवल क्लास सैटरडे संडे में चले, केवल सैटरडे संडे, तो 45 सैटरडे संडे मिलते हैं। अब 45 × 6, 300 घंटे से भी कम, एक 280 घंटे, तो उतने में सिलेबस कहाँ से खत्म होगा। तो हम लोग कोर टॉपिक, और उसमें भी वीक डेज में क्लास लगाते हैं उसका, कुछ क्लासेस, तब जाकर के खत्म होता है 5 कोर टॉपिक: रियल, लिनियर, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और डिफरेंशियल इक्वेशन। और इतने चीजें अच्छे से हो जाएं, दैट्स एनफ। हाँ, अगर मार्कोव चैन ऐसा समय मिला रेगुलर में कि मार्कोव चैन हो रहा है, तो मैं वो लिंक आप लोगों को भी दे दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि पढ़ने को बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम।
मैंने पहले भी कई बार क्लास में बोला, लिमिटेड पढ़ो, बेशक कम पढ़ो, पर डीपली पढ़ो। जितना पढ़ लिया उसका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, उतने से सब एग्जाम हो जाते हैं। मैं अपना अनुभव फिर से शेयर कर देता हूँ। जब हमने करा था, पढ़ा था, दिसंबर तक पढ़ा था, उसका सब नोट्स वगैरह एक साइड रख दिए। उसके बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। उसमें काफ़ी अच्छा रैंक आया था, जहाँ तक मुझे याद है 27 था। एनवीएचएमबी के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। जो दिसंबर तक हमने मतलब जितना भी मतलब प्रैक्टिस सेट लगाया था, प्री पी वाई को लगाया था, उतना ही करा था। एनवीएचएम भी क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था। तो जितना है, जितना एक बार सिलेबस आपने 10 महीने में जो भी एग्जाम के टाइम तक पढ़ लिया, कुछ एक्स्ट्रा ठीक है, मतलब आता है, रिवीजन कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं सेम टू सेम फॉलो करना है। लिमिटेड पढ़ो, डीपली पढ़ो, उस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और जो नहीं मतलब हार्ड टॉपिक भी हो, बेसिक उसका भी पढ़ो, इजी क्वेश्चन उसका भी नहीं छूटना चाहिए। तो इतना जरूर आना चाहिए, उससे सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, इतना करने से कोई भी एग्जाम। पार्ट सी के लिए एक मेरा पर्सनल सजेशन ये भी है कि जब भी आप पार्ट सी के क्वेश्चन करते हो तो पार्ट सी को का जो क्वेश्चन होता है एक थ्योरेटिकल भी होता है। जब तक कि आप ऊपर ऊपर किसी भी थ्योरम की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट याद कर ले रहे हो और डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, कई बार लैंग्वेज कंफ्यूजन होती है। आज में जो भी एनईपी आया है, एनईपी के तहत क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है वो भी चेंज हुआ है। आप पहले के सीएसआईआर का पेपर देखो और जब भी एनईपी के बाद पेपर बनना क्रिएट हुआ है, जो बन रहा है अभी पेपर, या कोविड के बाद का पेपर देखो आप, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के पैटर्न पे भी चेंजेस हैं। लैंग्वेज, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी आपको इम्प्रूव करना है और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास फ्री टाइम है, तो फ्री टाइम में जब एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है। और उसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब किसी थ्योरम का कोई थ्योरम आ गया तो उसका क्या कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा, कन्वर्स के लिए काउंटर एग्जांपल क्या होगा, अगर इस थ्योरम से ये कंडीशन को हटा दें तो फिर क्या ट्रू होगा या नहीं होगा। तो एक एनालिसिस आपको अच्छे से आनी चाहिए। कई बार थ्योरम्स के प्रूफ्स के बीच का पार्ट ही पार्ट सी के ऑप्शंस रहे होते हैं, तो आप थ्योरेटिकल अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पार्ट बी जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, पार्ट सी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का आवाज क्वेश्चन क्लियर नहीं है। नहीं है, उसको एक सब्जेक्टिव की तरह ही आवाज क्लियर नहीं आ रहा है राकेश जी। आवाज नहीं जा रही है? यस, आवाज जा रही है। हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो पार्ट सी का जो क्वेश्चन है उसको एक सब्जेक्टिव की तरह ही लेना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन वो है ही नहीं। और जब तक कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, थ्योरम का अच्छा सा निचोड़ नहीं मालूम होगा अच्छे से, तो वो चीज पे आपको कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। और एग्जाम से 2-3 महीने पहले जो भी क्वेश्चन का लैंग्वेज है, नोटेशंस हैं, किस तरह से डिफाइन किया है, तो ये सब कंसेप्ट को आप अच्छे से समझो। इससे क्या होगा कि पार्ट सी स्ट्रॉन्ग होगा। काउंटर एग्जांपल स्टेटमेंट का, तो ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। आप काउंटर एग्जांपल बनाओगे, किसी भी थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, तो वो सब चीजों पे आपको प्रैक्टिस करना होगा। पार्ट सी के क्वेश्चन आप इजी वे में नहीं ले सकते, लेकिन इतना होता है 5-6-7 क्वेश्चन होते हैं कि आप इजी वे में उसको बना दोगे 8 क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा आपको मॉडरेट प्रिपरेशन करनी होगी थ्योरेटिकल काउंटर एग्जांपल के थ्रू, तो आप उसको फर्दर और एक्सटेंड कर सकते हो। बिल्कुल, मैं भी यही कहता हूं कि भाई जो आपको ये मत समझिए कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है। आपको लिखने से आजादी सीएसआईआर ने दिया है, लेकिन सोचवाएगा जरूर वो। जैसा आपको सी पार्ट के क्वेश्चन है वो एज ए सब्जेक्टिव ही है। दरअसल कई एक्सपीरियंस है, बच्चे बोलते रहते हैं। तो एक आपको याद होगा नेहा मैडम कि 15-16 के टाइम में अखिलेश जी थे, और जो अखिलेश सर जो आते थे केवल सर पढ़ा देते थे तो डिस्कशन के लिए बच्चे के डाउट डिस्कशन लेते थे, काफी अच्छा थे, काफी मंजे हुए थे, लेकिन उनका हो नहीं रहा था। तो वो क्या काम किए कि मार्कऑफ चेन भी पढ़ लिए, अब पढ़ के चले गए। उस बार इत्तेफाक से 2 क्वेश्चन मार्कऑफ के आए। 3 नंबर वाला तो उन्होंने बना दिया, लेकिन 5 नंबर वाले में ऐसे उलझे कि कहानी ही बदल गई। नहीं मैंने कहा एक्चुअली
नेट का जो सिलेबस, नेट का जो पेपर है वो 400 मार्क्स का आता है। हाँ। और अगर हम पूरा सिलेबस सोचें कि हम कवर करेंगे तो आई थिंक 6 मंथ्स का टाइम तो वैसे भी बहुत कम है सर। बिल्कुल। वो 1 साल का सिलेबस है वो 400 मार्क्स का। हम फोकस करते हैं कि एटलीस्ट 180 टू 200, क्योंकि हम 200 ज्यादा तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, तो हमारा फोकस होता है कि 200 250 मार्क्स तक का पेपर एटलीस्ट सिलेबस जो है हम कवर करें, उससे ज़्यादा का ही कवर करें। हम 300 मार्क्स तक का कवर करते हैं, ओडी, पीडी, इंटीग्रल, सीओवी, मॉडर्न एल्जेब्रा, लीनियर एल्जेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सब मिला के ऑलमोस्ट 300 मार्क्स का बनता है। उतना चलिए, हम कवर करते हैं ये सिलेबस। एक प्रश्न जो 2024 वाले पूछ रहे थे कि हम उस समय किए थे, अभी 2026 आ गया है। पांडे जी आपके पास बैठे हुए हैं, जब ये एग्जाम दिए थे ना तो मैं इनका ऑप्शन सोच के, मैंने सुन करके लगा था और इनको कहा, एक राय दिया, एक नई राय जो मैंने किसी को नहीं दिया है। और माइक को क्लोज लाइए। हाँ, राय दिया उनको, आवाज आ रही है? यस, ओके। हाँ, पांडे जी को राय दिया कि भाई आप एक काम करिए, 6 महीना पढ़ना छोड़ दीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उन 6 महीना में 4 SCI पेपर क्लियर किए, एक दिन भी नहीं पढ़े और इनका फिर जीआरएफ हो गया। तो ये मैटर करता ही नहीं कि 26 में छोड़े, 24 में छोड़े। कभी कई बार परिस्थितियां दूसरी होती है, कई बार अपना दिमाग दूसरा होता है, तो चीजें छूट जाती है। तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है ना, जो स्टूडेंट जेआरएफ पे ज्यादा उम्मीद बना लेते हैं और एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरा बार भी नहीं हुआ, वो स्टूडेंट ये सोच के चलते हैं, प्रेशर तो पहले ही एग्जाम में लेके चलते हैं, इतना प्रेशर लेके चलेंगे कि वो एग्जाम खराब कर देता है। अगर आप प्रेशर से सेफ रहोगे तो 100% है कि वो आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा देके जाएगा। ये प्रूव किया हुआ मेरा स्टेटमेंट है। तो ये चीज जो है, प्रेशर से बचना है। एग्जाम में प्रेशर अगर आ गया तो ये ज्यादा आपको नुकसान करता है, और स्टूडेंट में हो ही जाता है। अगर आप 2 बार नहीं हुआ तो तीसरा बार में ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट होता है। विजय जी लिख रहे हैं कि 26 जून 2026 में 7.75 मार्क्स का मार्को आया था। तो हाँ, कभी 5 नंबर का पूछता है, कभी कभी वही में, तो मैं भी कर रहा हूँ कि 15-16 के टाइम में भी ऐसा ही था कि जब 3 नंबर का वो 4.75, एकदम यही 7.75 मार्क का पूछा था, तो उसमें 3 नंबर का तो कर दिए थे, लेकिन 5 नंबर, लेकिन भाई आप, ये तो पर्सनल हो जाएगा ना कि कौन किस चीज को कैसे लेता है। हालांकि हम लोग इसको नहीं पढ़ाते, उतना वक्त नहीं मिल पाता हम लोगों को, कि टाइम अगर मिले तो पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, और ये भी बात है कि अगर रेगुलर में वैसा टाइम मिला तो अगर पढ़ाई हुई तो मैं वो लिंक दे दूंगा। लिंक देने में मेरे को लगता क्या है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पे थोड़ी ना करना पड़ता है, वो तो दे दूंगा। हम तो पता है कि बालकों की पढ़ाई कई सालों से हम नहीं पढ़ाए। हाँ, नोट्स दे देते हैं कि जो लोग करना चाहें कर लें। और किसी का सोनम क्वेश्चन कुछ है तो पूछिए। सोनम का एक क्वेश्चन है कि अगर आपका पार्ट ए अच्छा है, अगर आप पार्ट ए का प्रिपरेशन, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको टाइम दे दो और बना लो, है ना। थोड़ा बहुत 15-20 मिनट में अगर स्कोर होता है तो ठीक है। अगर आपके 5-6 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो कुछ सपोर्टिव है। अगर पार्ट बी में नेगेटिव होंगे तो उसको कुछ बैलेंस करेगा। तो उसके लिए अगर आपके 5-6 क्वेश्चन है तो आप पॉजिटिव हो, उसके लिए आप स्पेशली तैयारी कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है। अगर आप ये तो साइड से भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत लिटिल बिट में 6-7 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो इतना आई थिंक सक्सेस के लिए काफी है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग जोन है तो आप आराम से निकालो, अदरवाइज इस पे ज्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं होती है। 7-8 क्वेश्चन बन गया तो इनफ है। पेपर तो पांडे जी अपने स्ट्रॉन्ग डोमेन में ही देना चाहिए। जो जिसका सबसे बेहतर है उसका काम वो सबसे पहले एग्जाम में करे, और उसमें टेंशन ना ले कि अगर क्वेश्चन नहीं बना तो ऐसा ना कि टेंशन, लो इतना पढ़ा था, इतना ऐसे किया था, इतने क्वेश्चन बनाए थे, फिर भी क्वेश्चन नहीं बना। वो प्रेशर लेने वाला नहीं। हाँ, आप जाइए अपने स्ट्रॉन्ग डोमेन के थ्रू, अगर ये पार्ट अच्छा है बनाइए, लेकिन इसको पढ़ करके, तैयारी करके, अगर टाइम मिल रहा है तो पढ़ भी लीजिए। लेकिन पढ़ने का इतना बड़ा सिलेबस है और तैयारी आपकी कैसी है, काम कितना बचा हुआ है, ये सब सारे मैटर करते हैं। कई मेरे बच्चे होते हैं जिनका तो ये पार्ट बहुत अच्छा होता है,
तो करें, पहले पार्ट से ही जाएं, क्योंकि ग्रिप होता है कि वो पता है कि 30 में से वो 30 ही ले आएगा या 25 ले आएगा। काफी है, मजबूत चीज है। आपको एक पेपर एक मॉडर्न अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बराबर करीब करीब पार्ट ए भी पूछता है। या वो तो जैसा मार्क्स जा रहा है कि अगर पार्ट ए मजबूत है, कोई दो टॉपिक मजबूत है और वो कन्वर्ट भी एग्जाम में हो गया, तो काफी है रिजल्ट के लिए। लेकिन ये हो नहीं पाता। आप लोग प्रैक्टिस हो जाता है मैथमेटिक्स की, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस नहीं रहती। अब प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स को, एग्जाम देने जाओगे एप्टीट्यूड का, तो वहां तो गड़बड़ होगी। एक बच्चा इस बार आया है जो ऐसा ही किया। उसने 6 महीना पूरा मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस थी और एप्टी की प्रैक्टिस उसकी थी, लेकिन छोड़ दिया था वो नेट की तैयारी में, हो गया गड़बड़। तो ये सब देख के कि कौन आपका स्ट्रॉन्ग डोमेन है, जाइए आप वहीं से, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लीनियर और रियल एक मैक्सिमम मार्क्स के होते हैं। मॉडर्न और ग्रुप थ्योरी दोनों का मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है। तो मॉडर्न और लीनियर में अगर एक टॉपिक भी अगर आपका अच्छा, सॉरी, लीनियर और रियल में एक टॉपिक भी अगर आपको बहुत अच्छा हो गया, एक अगर एवरेज भी है, और लीनियर, कॉम्प्लेक्स और ग्रुप थ्योरी में कोई भी एक अच्छा है, एक मॉडरेट है, तो ये आपका अच्छा है, अच्छा कर सकते हो आप इससे। ग्रुप थ्योरी में सर ऐसा देखेंगे हम कि अगर ग्रुप थ्योरी अच्छा आपका है तो टाइम बहुत कम लगेगा अगर एग्जाम बन रहे हॉल में। हैं क्वेश्चन बन रहे हैं तो तुरंत बन जाएंगे, आपके टाइम भी बच जाएंगे और स्कोरिंग भी हो जाएंगे। और जो एग्जाम नहीं हॉल बनेंगे वो में नहीं बनेंगे। टाइम बचाने में सबसे बड़ा सहायक होता है ये ग्रुप थ्योरी। आपका पूरा मॉडर्न अलजेब्रा, नंबर थ्योरी से लेकर फील्ड थ्योरी तक। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो करिए, क्योंकि बैच जो मैं है कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है। रोहित सर क्लास को स्टार्ट करेंगे, लिनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे कि रियल से, वो तो बाद में की बात है। मैं थोड़ा सा शाम में फिर बात करूंगा उनसे। और कल 2 बजे से स्टार्ट है। जिन लोगों को करनी है वो अपना डिटेल, नेम, फोन नंबर, वीकेंड बैच लिख करके मेरे नंबर पर, जो 9891879909 है, उस पर भेज दें। मैं ग्रुप से जोड़ दूंगा। कुछ दिन देख ले क्लास आपके लायक है कि नहीं, बेनिफिशियल है कि नहीं, क्वेश्चन उस तरीके को उस दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, अकेले रह के तैयारी करना थोड़ा सा टफ है, आपको गाइड चाहिए। पीएचडी लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन गाइड चाहिए होता है। वो केवल गाइड करता है, लेकिन यहाँ गाइड ही नहीं, आपको टीचर भी मिल रहे हैं जो आपको वैल्यूएबल सजेशन के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे। चीजों को फास्ट रिवीजन, डिस्कशन, डाउट्स, टेस्ट, ये चलता रहेगा। और और साथ में वहां पर पीएचडी के इंटरव्यू के क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सब भी बीच बीच में चलता रहता है वहां हाँ पर, बिल्कुल, एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयरिंग। ये चीजें रहेगा। और किन्हीं का कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, या कुछ वैसा क्वेश्चन का आंसर चाह रहे हैं तो सर बिल्कुल पूछिए। हाँ सर जैसे ये जो हम लोगों ने नेट के लिए रेगुलर क्लास में जो पढ़ा है, हाँ। तो जो हमारा गेट का एग्जाम है फरवरी में, तो उसके अलावा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को? नहीं तो नेट के अलावा जो रहता है वो आपका जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस है, फंक्शनल एनालिसिस है, टोपोलॉजी, मैट्रिक्स स्पेस के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं वहां पर गेट एग्जाम में। फिर न्यूमेरिक आपका ये क्या कहते हैं, ऑपरेशन रिसर्च है, मतलब एलपीपी, जो सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं उसको, एलपीपी रहता है। उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड वर्जन है, जैसे में सिंप्लेक्स मेथड है, ड्यूल सिंप्लेक्स है, बीगेम है, टू फेज है, ये सब मेथड तो है ही। साथ में असाइनमेंट प्रॉब्लम आता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है। करीब 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहते हैं 10 नंबर के गेट में ओआर से। हालांकि यही ओआर आपके केवल एलपीपी या ग्राफिकल मेथड पढ़ने हैं वहाँ पर। और ये तो वहाँ बहुत, नेट में बहुत कम पढ़ना है, गेट में ज़्यादा पढ़ना है। और थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, इसके क्लासेस 25 दिन से 1 महीने एक्स्ट्रा चलती है। करीब करीब ऐसा मान के हम लोग चलते हैं कि 20 दिसंबर से 20 जनवरी, अगर आगे चला तो 25 दिसंबर से 25 जनवरी के आसपास ये खत्म होता है। और ये साल में एक ही बार होता है। और हम लोग जो यहाँ एडमिशन लेते हैं तो नेट के लिए एडमिशन लेते हैं कि फिर अगले सेशन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जो आएगा वो एक रजिस्ट्रेशन फी अपना 5,900 का पे करेगा, और अपना गेट की क्लासेस वो अलग से लगता है, साल में एक बार ही लगता है। और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसमें वही पढ़ाए जाते हैं गेट के लिए खास करके।
लेकिन अभी अभी सर ये बातें, जैसे हम लोग आवाज नहीं आ रही है। जैसे हम लोगों ने जो नेट का पढ़ा है रेगुलर क्लास में, हम्म। तो उससे कितना कवर हो जाएगा जैसे गेट वाले में? बताइए मैडम, आप तो तीनों देखो, कोई क्वालिफाइड हैं, ज्यादा अच्छा है। बताइए। नेट और गेट में ना एक डिफरेंस है, सिंपल सी चीज है। नेट के पेपर के लिए अगर आप 2 से 3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। आप लीनियर और रियल में से एक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, एक ठीक ठीक करो। मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स में से एक बहुत अच्छे से करो, एक ठीक ठीक करो। थोड़ा बहुत ओडी पीडी करो, आपका नेट निकल जाएगा। बट गेट में ऐसा नहीं है। गेट में ना 100 मार्क्स का पेपर है हर सब्जेक्ट की। नेट में 400 नंबर का पेपर है, 100 आ जाएंगे, इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। 100, 110, 120 आ जाएंगे। ठीक है। अगर गेट में देखोगे तो गेट की कट ऑफ जा रही है आजकल 50 के आसपास, अच्छी रैंक के लिए, अच्छे आईआईटी के लिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। ठीक है। तो अगर 50 प्लस मार्क्स चाहिए तो ऐसा तो नहीं मान सकते कि हमें 50 मार्क्स का ही प्रिपेयर करके जाना है। प्रिपेयर तो 70-80 का करना पड़ेगा। तो वहां पे हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आता है। गेट का लेवल नेट के लेवल से मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे इजी लगता है। पर सिलेबस डाइवर्सिफाइड है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ये फर्क है नेट और गेट में। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है। जैसे आप गेट का पेपर उठाओ और गेट के पेपर में आप देखो कि लीनियर अलजेब्रा कितना आ रहा है। ठीक है। नेट के पेपर में लीनियर अलजेब्रा 70 मार्क्स का है। तो अगर आप रियल लीनियर मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स ही देखोगे ना तो 70-70, 40-40, 200 क्रॉस कर गया वो। ठीक है। जबकि अगर आप लीनियर रियल मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स अगर गेट के पेपर में देखोगे तो 25 से 30 नंबर का बनता है। और वो पूरा भी पढ़ के जाओगे तब भी 30 नंबर पे आपका गेट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप 100% सही करके आए हो उस चीज में। तो इसलिए गेट में आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ये नेट और गेट का फर्क है। मतलब ये ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना पड़ता है, बट अगर आपको 40-50 मार्क्स चाहिए गेट में तो हम ये नहीं सोच सकते कि 50 नंबर का पढ़ के चले जाओ 50 नंबर आ जाएंगे। हो सकता है कोई टॉपिक पढ़ के गए हो उसका बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए। तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सिलेबस अलग है। कुछ टॉपिक्स एड ऑन होते हैं, खास करके ओडी पीडी में एड ऑन होते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस से नए टॉपिक्स आते हैं। इसके इंटीग्रेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ये चीजें आपको, जैसे आपने अभी पूछा था जेंडर और बेसल्स, ये नेट में नहीं आता है पर गेट में आता है और इसके क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम PYQ उठाएंगे तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पावर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे गेट में पूछे जा रहे हैं और वो नेट का सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। टोपोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। टोपोलॉजी के अगर नेट के पेपर में देखोगे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन सिलेबस भी पूछेंगे। कम है। सिलेबस भी कम है। हम्म। और फंक्शनल के तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है नेट में। मोस्ट बाय चांस सिलेबस भी एज सच फंक्शनल का नहीं डिफाइंड है उसमें, पर गेट में पूछे जाते हैं। तो वो जो टॉपिक्स हैं जो नेट में आपके नहीं कवर हुए हैं वो टॉपिक्स आपके गेट के बैच में जो कवर होते हैं। जो वन, जैसे आपने ओडीपीडी पढ़ लिया, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं कवर हुए हैं। जैसे अगर मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक बोलूँ या बेसल्स बोलूँ, पावर सीरीज बोलूँ या जेंडर इक्वेशंस बोलूँ, ये सारे टॉपिक्स नेट में नहीं कवर होते हैं। बट ये सारे टॉपिक्स ओडी का पार्ट हैं, तो ये यहाँ पे कवर होते हैं गेट के बैच में। ये फर्क तो है कि हम ये नहीं कह सकते गेट के लिए कि सिर्फ इतना पढ़ जाओ, रियल लीनियर कॉम्प्लेक्स मॉडर्न पढ़ जाओ सिलेबस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ इन 4 टॉपिक्स के बेसिस पे आप अपना नेट बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने एजेब्रा के बेसिस पे, मतलब मेरी रैंक आई थी, बट सिर्फ एजेब्रा के बेसिस पे मेरा क्वालिफाई हो रहा था। हाँ, ऐसा नहीं है मैं बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर गई थी, मैं बाकी क्वेश्चंस भी कर गई थी। मेरे पार्ट ए में भी 24 मार्क्स के करीब थे, क्योंकि मैंने पार्ट ए की भी प्रैक्टिस की थी उस टाइम पे। और उसकी प्रैक्टिस के लिए मुझसे पूछा भी था किसी ने
प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स को कर जाओ। जब जब पीवाईक्यू करने बैठो, जब पूरे पूरे पेपर कर रहे हो, तो पार्ट ए भी साथ में करो ना। उन 3 घंटे में जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पार्ट ए को क्यों छोड़ देते हैं हम लोग, जब पीवाईक्यू कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस करो। हार्डली 30-40 मिनट्स लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन वो क्वेश्चंस उसके साथ साथ करो, उसकी अलग से प्रैक्टिस मत करो। तो यही चीज है कि सिर्फ उसके बेसिस पे गेट नहीं पॉसिबल हो पाता। गेट के लिए अलग से पढ़ना ही पड़ता है। गेट में न्यूमेरिकल एनालिसिस के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हम नेट में जनरली न्यूमेरिकल को कुछ मतलब क्वेश्चंस पे हम कुछ इजी होते हैं तो हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल का सिलेबस आई थिंक सेम है गेट और नेट का, न्यूमेरिकल का तो सेम है। ओआर का सिलेबस डाइवर्स मतलब एक्सटेंड हो जाता है, तो ओआर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये चीजें आप अगर आप एक बार सिलेबस कंपेयर करोगे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना, तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। नहीं, और इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस पूरा टॉपिक ही अलग है, नए टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं फंक्शनल functional- एनालिसिस पूरा टॉपिक ही अलग है। और ये तीनों सब्जेक्ट्स मिला के अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो 20-25 मार्क्स का आ रहा है इन तीनों टॉपिक्स में से भी। तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप ये टॉपिक्स नहीं पढ़ के जाओगे तो आपके सीधा सीधा 25 नंबर चले गए। आप अटेम्प्ट ज्यादा भी ज्यादा उससे भी ज्यादा करिए, और भी ज्यादा एक्स्ट्रा आ जो रहा है। पार्ट आते हैं, जो डिफरेंशियल नहीं, इक्वेशन मैं में सिर्फ होता है, सिर्फ वहां से इंटीग्रल क्वेश्चन पूछ लें। कैलकुलस फंक्शनल और उसकी बात कर रही हूँ अभी, तो वेक्टर कैलकुलस की। उसके अलावा भी टॉपिक्स ऐड ऑन होते हैं, तो आपको पढ़ना तो पड़ेंगे वो टॉपिक्स अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। और कोई जी, क्वेश्चन? मतलब इसमें सारे टॉपिक मतलब बहुत गहराई से पढ़ने में। जी प्लीज रिपीट। आवाज अच्छे से मतलब नहीं आई। इसमें जितने भी टॉपिक हैं तो सारे बहुत गहराई से पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यही एक्चुअली डिफरेंस है। नेट में ना, नेट के पेपर में हमें डीप नॉलेज चाहिए होती है। नेट के पेपर के लिए अगर कोई क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो एडवांस लेवल के आ रहे हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ग्रुप 6 के कितने ऑर्डर, ग्रुप अगर 6 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स होते हैं, वो नहीं पूछेंगे ये चीज। बट गेट के क्वेश्चंस का जो लेवल है वो नेट के लेवल से इजी है, बट सिलेबस बहुत डाइवर्सिफाइड है। हर टॉपिक में से क्वेश्चन, हर टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस। नेट और गेट में ये डिफरेंस है। एक्चुअली नेट गेट वाले पे जो चाहते भी हैं कि आप स्पेसिफाइड सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर लो। गेट वाले चाहते हैं आप सब कुछ पढ़ के आओ। यू कैन कंटिन्यू। जी मैम। एक्चुअली अभी अभी के जो क्वेश्चन है, जैसे गेट का क्वेश्चन है, अभी मैंने देखा था रिसेंट पेपर 1-2 साल का। कई बार क्या है कि ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा में आ गया, ग्रुप डिफाइन करके उस पे ट्रेस पूछ रहा है परमुटेशन ग्रुप के अंदर। बच्चे उसमें कंफ्यूज है कि इसको लीनियर का क्वेश्चन बोला जाए या ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन बोला जाए। तो फंडामेंटल अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे हो तो क्वेश्चन बन जाएगा। बस लैंग्वेज एंड डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए। और किन्हीं को कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और है यहाँ एनबीएचएम का, कि नेट का पढ़ के हम एनबीएचएम का एग्जाम देने की सोच सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट एनबीएचएम का सिलेबस इस टाइम पे नहीं याद नहीं, मुझे इतना पता है मैं 3-4 सेक्शंस आते हैं। मैं बताता हूँ, ये रोहित सर थोड़ा सा एनबीएचएम में 11 रैंक लाए थे। आप बताइए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसा मैं मैंने अभी पहले भी बताया, मैंने 10 महीने बस एक ही काम करा, बस पढ़ाई करा, अच्छे से पढ़ाई करा, डीपली नॉलेज करा, खूब प्रैक्टिस करा, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़े ऑलमोस्ट। जैसे कि पार्ट ए, एक उसमें पहले सेक्शन 5 होता था एनवीएचएम में, शायद अब नहीं है। तो उसमें जैसे पार्ट ए के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे उसमें पार्ट जो सेक्शन 5 था उसमें आते थे एनवीएचएम में। तो यूजुअली मैंने देखा था वो उसको अटेम्प्ट नहीं करते थे लोग बाग, जैसे 5 में से 4 सेक्शन करने होते थे पहले, तो उसको नहीं करते थे, पर मैं उसमें उसको जरूर करता था, क्योंकि मैं उसमें से 10 में से 8-8 ठीक कर देता था। तो एनवीएचएम के लिए फिर मैं बोलूंगा, मैंने कोई ना गेट के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत सिलेबस जो इजी इजी है वो मैंने गेट के लिए जरूर करा होगा, पर एनवीएचएम के लिए, गेट के लिए, किसी के लिए भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा है। और आपको पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि आपका मेन फोकस क्या है, मेन गोल क्या है? आपको मेन गोल है आपका नेट जीआरएफ। नेट जीआरएफ होगा, सब आपका कंप्लीट हो गया प्रोसेस, क्योंकि आप उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए, आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए, और आपको स्कॉलरशिप भी होगी।
बाद में साथ में आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ में एक्स्ट्रा एग्जाम की तैयारी हो रहा है, वो बेनिफिशियल, वो एक्स्ट्रा है, बोनस है वो। जैसे गेट हो गया, गेट में क्या मिलेगा, केवल आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हाँ ठीक है, कुछ वैकेंसी निकलती है, वहां पर उनको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी रैंक है तो। एनवीएच में भी क्या मिलेगा, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, कुछ जगह इंटरव्यू दे पाएंगे, डायरेक्ट दे पाएंगे, तो वो है। तो पर मेन फोकस उनको गोल मत बनाइए, जहां तक मेरा पर्सनल मानना है। आप नेट जेआरएफ का सिलेबस को फोकस कीजिए और उन लोगों के क्वेश्चन को पीवाईक्यू लगा लीजिए। अगर आप पीवाईक्यू लगा ले रहे हैं और उसको काफी ऑलमोस्ट लगा ले रहे हैं आराम से बैठ के, रूम पे बैठ के, तो फिर एग्जाम भी आपका वो अपना आप ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। पर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, बस नेट जेआरएफ को फोकस करो। जब नेट जेआरएफ हो गया तो सब हो गया। हाँ, साथ में वो बोनस के रूप में आप जब वो एग्जाम आ रहा, क्योंकि वो एग्जाम बाद में होना है, जनवरी फरवरी में होना है, नेट और एनवीएचएम का और इसका आपका गेट का। तो जब आप नेट जेआरएफ का एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके एग्जाम के बाद उनका एक्स्ट्रा सिलेबस, या जब आपने पीवाईक्यू लगाई, अच्छा इस टॉपिक का रिलेटेड नेट जेआरएफ में नहीं था, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। दरअसल एक बात यहाँ बताऊं कि मैं आपका रैंक रोहित सर देखा था पेपर में ही, तो उस हाँ, पेपर वो वैसे एनवीएचएम में रैंक नहीं होता, वो न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया था। वो तो 7 ही बच्चे टोटल क्वालिफाई करे थे, अरे वो तो तो अलग मैं क्या रीजन है। किया जानते हैं, उस पेपर की कटिंग को निकाला और अपने हाँ बुकलेट में लगा हाँ। कि चलिए जब आया ही है तो डाल देते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक आप नेट की बहुत अच्छे से तैयारी करो, फिर फरवरी में गेट होता है और एनबीएचएम भी जनवरी फरवरी में होता है। तो अगर आप नेट की तैयारी करके बहुत अच्छे से आपने नेट की तैयारी की है, एग्जाम दिया है, उसके बाद आप गेट का एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए जो बचा हुआ सिलेबस है प्रिपेयर करो, तो एनबीएचएम का एग्जाम भी उसके आसपास होता है। दोनों का सिलेबस कंबाइन करोगे तो आपका इजीली एनबीएचएम का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly। और केवल वो आपको सिलेबस पढ़ना जो इजी है, जहां से क्वेश्चन बन जाएगा, पहले उसको करना है। और आप अगर आप उसको पहले से कवर कर चुके हैं एक्स्ट्रा सिलेबस को, तो फिर वो आप मॉडरेट पर आ जाओ, या हार्ड वाले क्वेश्चन पे, या हार्ड वाले टॉपिक पे, या क्वेश्चन पर आ जाओ फिर आप। समझ। और सत्येंद्र जी, आप बताइए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला जब, या नहीं मिला, या और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता ही दिए, अब हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। हाँ, आप आपका पेपर कैसा रहा था इस बार, जैसे प्रतीक ने तो बताया, आप बताइए। सर सबसे पहले हम पार्ट बी को अटेम्प्ट किए थे, उसके बाद पार्ट सी को, फिर पार्ट ए को। पार्ट बी में हम 11 क्वेश्चन किए थे सर। जो भी किए थे अपने मन से, मतलब जो हमें लगा ज्यादा क्वेश्चन को हम ज्यादा मतलब करने के चक्कर में नहीं थे। हम सोच रहे थे कि जो भी क्वेश्चन करेंगे मुझे आएगा उसी को करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है सर। फिर उसके बाद बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जो लेंथी क्वेश्चन था उसमें भी मतलब उलझ गए थोड़ा सा, इसलिए हमारा पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन हम किए हैं, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जितना किए अपने मन से किए, अच्छे से किए, बहुत उसमें परेशान नहीं हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना कॉन्फिडेंस तो आया, बहुत अच्छी बात है। सर वही कहा जाता है कि कम करो फिर भी गम ना करो। बिल्कुल ठीक। यही बोले, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आएगा। कम पढ़ो, पर उतना पढ़ो कि हाँ कितना पढ़ा है मैंने, रियल पढ़ा तो रियल में बना कर आऊंगा उसका 80%। मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ा तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन जरूर करके आऊंगा। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस पढ़ा तो मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस करके आऊंगा। रिंग थ्योरी पढ़ा तो मैंने रिंग थ्योरी करके आऊंगा। ऐसा नहीं है। और जैसे और भी है, रियल में बहुत सारा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, जैसे फंक्शन सबर वैल्यू वगैरह। वो ही ऑटो एक ही टॉपिक, वो एक पूरे रियल के बराबर है, या पूरे एक लीनियर के बराबर है। तो ठीक है, वो भी पढ़ते हैं और करते भी हैं, उसको कराते भी हैं। तो कुल मिला के कहने का सार यही है, मतलब वीकेंड क्लासेस में आपको गाइडेंस भी मिलेगा हर तरह से, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना टाइम किसको देना है। और फिर उसके साथ मतलब पीएचडी वगैरह के लिए भी आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, अपने अनुभव, स्टूडेंट के अनुभव, अपने साथियों के अनुभव, वो सब शेयर चलता रहता। किसी क्वेश्चन को किस किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, किस क्वेश्चन को ऑप्शन से काटना है, किसको काउंटर एग्जाम्पल करना, और कम काउंटर एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन को कैसे काट सकते हैं, स्टैंडर्ड काउंटर एग्जाम्पल कौन से होनी चाहिए। तो वो सबको हम खूब अच्छे से डिस्कस करते हैं, रिजल्ट करते हैं, छोटे छोटे प्रूफ करते हैं।
जितना इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या जितना वर्बली आपको याद होना चाहिए, ये मतलब जनरली होता है। बाकी तो वो प्रूफ याद ही करने होते हैं, वो सब बाद में भी काम में नहीं आते। हाँ, पर जैसे रेगुलर होता है तो वहां पर बिल्कुल बेसिक बनाया जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नींव भरी जाती है, तो वहां पर रिक्वायरमेंट होता है और वहां पर होता है। पर वीकेंड क्लासेस में रिजल्ट, छोटे प्रूफ, और फिर मेन फोकस लिए हमारा रहता है कि हाउ टू डील द क्वेश्चन, मेनली कि क्वेश्चन के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, हाउ कैन वी प्ले विद द क्वेश्चन, बस। तो अब अगर आप इसको लोगों को अभी कुछ अभी पूछना के केस में मैं बता दूं कि ये वीकेंड बैच तो सैटरडे संडे रहेगी, लेकिन कुछ वीक फ्यूचर में हो सकता है इवनिंग में भी क्लासेस लगे, क्योंकि जैसा हमें नीड होगा क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन का कह रहा हूँ कि जैसा नीड होगा टाइम का, क्योंकि सिलेबस कैसे वेरी हो रहा है क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें लाइव तो मिलेगी ही, और ऑफलाइन भी रहेगा, लाइव भी रहेगा, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और ये तीनों चीज मिलेगा। जैसे पहले क्वेश्चन सुबह में ही मेरे को मिला था कि सर इस बार रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें क्लास की, तो हम कहे थे कि हाँ बिल्कुल मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भाई, मैं हम अपने से ही बोले जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। करेंट ईयर से बैक 10 सालों तक का क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस होनी चाहिए किसी भी एग्जाम का। अगर पहले तो आप CSIR को अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है अभी से लेके पिछले 10 साल तक चले जाओ और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। और जो भी क्वेश्चन गलती होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट नोट करो। जैसे उस क्या गलती रहा होगा, लाइक कंसेप्ट आपके क्लियर थे या नहीं थे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप थ्योरी को रिवाइज करिए। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आपने क्वेश्चन को मिसरीड किया है तो आपको कंसंट्रेशन की नीड है। टाइम की कमी अगर आपको फील हो तो आपको इस पे स्पीड में प्रैक्टिस करना होगा। और ये सब चीजों पे आपको पॉइंट को नोट करके आपको काम करना होगा, है ना, कि जो भी क्वेश्चन में आपने क्या गलती किया है, गलती कहाँ पे रही होगी, और विद इन टाइम पार्ट सी के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस, पूरे नेट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए अभी से लेके 10 साल तक। ये आपको काफी इंप्रूव करेगा और ये सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। हाँ जी प्रतिभा जी, क्या डाउट है बताइए, माइक ऑन करके बताइए। प्रणाम सर। जी नमस्कार, बताइए। सर दिक्कत ये है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो हम उससे यूज थ्रू हो जाते हैं सर, लेकिन जब पेपर में न्यू क्वेश्चंस आते हैं तो जो हमें लगता है कि ये हमारे डोमेन से है या मतलब इसकी प्रैक्टिस की है, तो ऐसे कुछ कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो हाँ सच में हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका सर 2 से 3 ऑप्शन हो जाते हैं, लास्ट में आते आते मेरा अटक जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने बताया ना कि पार्ट सी के क्वेश्चन जो होते हैं, आपको पार्ट सी में जेन्युइनली हर स्टूडेंट को लगभग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो पार्ट सी के क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा थ्योरेटिकली। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंट से बैक 10 सालों का क्वेश्चन आपको अपने से बनना चाहिए। सॉल्यूशन तो है ही, यूट्यूब पे सॉल्यूशन है, हर इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री का है, सब जगह का सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। कोई ना कोई आपको टीचर भी सॉल्यूशन बता देगा, बट आपने कितना सॉल्यूशन किया, है ना। जैसे आपने टीचर को दे दिया कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप सॉल्यूशन भेज दो, टीचर ने आपको सॉल्यूशन दे दिया, आपने यूट्यूब पर भी देख लिया, है ना। तो उनके थ्रू आपको नहीं जाना है, आप जो है आप अप्रोच कर रहे हो तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब ऐसे ऐसे अगर आप शुरुआत के कुछ क्वेश्चन में करते हो ना, स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में कर लेते हो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। सॉल्यूशन के थ्रू सॉल्यूशन नहीं करना है कि आपने सॉल्यूशन मिल गया, आप खुश हो गए, क्वेश्चन बन गया, चलो ये क्वेश्चन मुझे आता है ना। तो ये क्वेश्चन को तभी ये डाउट दूर होगा जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और आपकी कमी कहाँ थी थिंकिंग स्किल में, आपने कहाँ गलती किया, क्या आप गलत सोच रहे थे, वो आपको टीचर से प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए। आप टीचर से फाइट करो कि सर हमने ये सोचा, हमारा थिंकिंग कहाँ पे गलत है। और ये अगर आपने कुछ क्वेश्चन में किया ना, आपके कई क्वेश्चन के पास आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन को आपको करना होगा, आप अपनी थिंकिंग स्किल शेयर करिए, टीचर वहां पे पॉइंट आउट करेंगे कि आप ये गलत सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, तुरंत आपको काउंटर एग्जांपल देखनी है। अगर ऐसा होता है तो कौन सी थ्योरम से हो रही है,
तो कुछ कुछ क्वेश्चन को आप थोड़ा डेप्थ करो ना, तो फिर वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के पाथ ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। एक चीज एक्चुअली और बताइए प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जो मुझे समझ में आती है, हम लोगों को कोई क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमें नहीं समझ में आता, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, फटाफट मैसेज कर देते हैं या चैट जीपीटी या यूट्यूब से पूछ लेते हैं किसका सॉल्यूशन उस चीज को दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज करके फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते ही नहीं है कि हम अपना थोड़ा सा एनालाइज करें, कॉन्सेप्ट्स को दोबारा देखें और उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या हम कहाँ गलती करें, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचें। वहाँ पे हमारे पास एग्जाम में टाइम कम होता है, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो हमारे पास टाइम होता है ना। अगर 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं उसको 15 मिनट्स भी दे सकती हूँ, मैं 20 मिनट्स भी दे सकती हूँ, मैं 30 मिनट्स भी दे सकती हूँ। तो एटलीस्ट सोचो उस चीज़ को। 2 पॉइंट्स हो गए, 2 पे अटके हो तो वो पॉइंट्स का टॉपिक तो पता है ना कि वो किस टॉपिक में से हैं। उस टॉपिक को निकाल के एक बार पढ़ो, फिर क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करो। वहाँ या प्रॉब्लम कब आती है, जब हम फटाफट हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, हम उसका जल्दी से सॉल्यूशंस देखे, तो क्योंकि सॉल्यूशंस एक्चुअली हर जगह अवेलेबल है, आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करके भी दे रखे हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जहाँ हम अटकते हैं आजकल तो हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं, पर हम कभी भी खुद से सोचते ही नहीं है, हमने अपना सोचना ही बंद कर दिया है। यहाँ प्रॉब्लम आती है। ऐसा हो गया है मैडम ना कि जो एक दो बार बच्चे एग्जाम दे दिए हैं वो पीवाईक्यू को इतनी बार लगा लेते हैं ना कि उसको आंसर भी याद हो जाता है। यही प्रॉब्लम है, हम सोचते ही नहीं है, हम उसको लिखते नहीं है खुद से। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आते हैं कि बच्चे जब एक दो बार लगा लिए हैं पीवाईक्यू, तो फिर पीवाईक्यू लगाने में मन नहीं लगता क्योंकि आंसर ही याद हो गया है। माइक क्लोज करिए सर। आ रही है आवाज? यस। अच्छा। दरअसल मेरा इस बार का वायर ही बहुत लंबा मिल गया है, लैपटॉप वाली है नहीं, तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो कह रहा था कि ऐसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि अब क्या करूं, दो तीन बार पीवाईक्यू, चार बार पीवाईक्यू लगा लिया, अब पीवाईक्यू के आंसर जो हैं याद हो गए, अब लगाने वो जाता है तो सब याद रहता है, लग जाता है। तो अब उस बच्चों के प्रैक्टिस कैसे किए जाएं? उसके लिए बच्चों को एक बार क्लासेस, वीकेंड क्लासेस का नोट्स देखें कि एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस कैसे बनाएं और कैसे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ये चीज कहूँ कि हम जब स्कूल में थे हम लोगों को होमवर्क दिया जाता था, एक जब हम बहुत छोटे थे, एक लाइन हिंदी में या इंग्लिश में लिख दी जाती थी और बोला जाता था उसको 10 बार लिखो ताकि वो हमें याद हो जाए, वो प्रैक्टिस के लिए था। अगर आप कोई क्वेश्चन कर चुके हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, लेकिन आपको पता है कि उस टॉपिक का हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो जब जब पीवाईक्यू करने बैठो, जब पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो एक बार उसका सॉल्यूशन दोबारा से लिख दो ना साइड पे। उसमें प्रॉब्लम क्या है जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो। हाँ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक टॉपिक बहुत अच्छे, आप ऐसे लिख दो जैसे आप खुद को समझा रहे हो वो टॉपिक, वो क्वेश्चन, उसको दोबारा से लिखो। एक क्वेश्चन को अगर आप 10 बार लिख रहे हो, अगर 5 बार लिखते ही आप थक गए हो तो थकना नहीं है, आप छठी बार भी जब वो क्वेश्चन दोबारा कर रहे हो ना प्रैक्टिस, तो उसको लिख दो। हाँ, जो क्वेश्चन में आप अटके हो उसको आपने सर्कल कर रखा था पहले कि इस क्वेश्चन में मैं अटकी थी, उस पर ज्यादा टाइम दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये तो ईजी है। जैसे मैं सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये तो मुझे आता है, इसको छोड़ देते हैं, एक बार कर दो ना साइड पे सॉल्व, क्या दिक्कत है, हो सकता है इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला ही रिकॉल हो जाए, उस टाइम पे भूल गए हो दिमाग में। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे ये होता है, हम इंटीग्रेशन के सिंपल फॉर्मूलाज तक भूल जाते हैं ओडीपीडी करते हुए, हम सिंपल सी चीजें भूल जाते हैं। तो उसको एक बार साइड में लिख दो जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो पेपर के। तो अभी अभी एक मैसेज आया था मैडम कि वो फिर डिलीट कर दिया लगता है क्योंकि मेरे में शो नहीं कर रहा, कि पीवाईक्यू तो ठीक है लेकिन वीकेंड में और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हैं या टेस्ट हैं अलग अलग टाइप में, और अलग अलग क्वेश्चन जो हैं
वो भी बना करके देने का रिक्वेस्ट आया था अभी। तो ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। और रोहित सर, मैंने ये पूछा था मैं कि कौन से सेशन है, मैंने रेस्पॉन्स भी शायद अब शो नहीं हो रहा, मैंने ये हाँ पूछा हाँ था क्योंकि हाँ हम तो काफी करा रहे हैं, पहले अगर नहीं पता हमने तो काफी ऐड किए हैं क्वेश्चन, तो नहीं तो वो एक बार नोट्स को फिर से देख सकते हैं जो हम कराए हैं। हाँ। तो तो अभी वैसे एक बच्चे का अभी कमेंट है कि मतलब कि जब एक क्वेश्चन के कई ऑप्शन बनाते हैं वहां से सीखने को मिलता है। अभी एक बच्चे ने भी करा है कमेंट्स ये भी। और किन्हीं के कोई तो ऐसे चीज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात एज ए मैनेजमेंट मैं क्लियर कर दूं कि मेरा मोटिव ये नहीं है पैसे कमाना अपने पुराने स्टूडेंट से। पुराने स्टूडेंट से मैं पैसे नहीं कमाता। मैं, आप जब आए थे, जो लोग आए हैं वो सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि जब आप आए थे तो पहले टेबल मीटिंग में ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाँ, एक बार पढ़ने के बाद मैं पढ़ाने का पैसे नहीं लेता। मैं केवल अपना कॉस्टिंग लेता हूँ 2,000 रुपये महीने, रेंट और बिजली बिल, क्योंकि मुझे भी खर्चे हैं। एक मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में मैं कोशिश करता हूँ एक प्लेटफॉर्म देने की, जहाँ से आप सिलेक्शन की चढ़ाई चढ़ सकें। तो ये चीजें होती है। तो हाँ, और भी जो भी सजेशन है जिससे आपको लगे कि आपका भलाई हो जाए, माने आपका भलाई नहीं, सिलेक्शन हो जाए, तो वो चीज सजेस्ट करिए, लोग पालन करेंगे उसका। वो देंगे, क्यों नहीं देंगे? क्वेश्चन क्यों नहीं देंगे? टेस्ट क्यों नहीं लेंगे? जब यस, डेफिनेटली। बनाएंगे, असाइनमेंट्स वगैरह बना के देंगे और क्लास में भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पीवाईक्यू के ही नहीं और सिर्फ सीएसआई या नेट के नहीं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हम लोग मैक्सिमम करवाने की कोशिश करेंगे। और इस दूसरा, चीज ऐसे जब आ जाते हैं ना जी, याद करने वाले जब आ जाते हैं, पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, क्योंकि मैं अभी तो प्रैक्टिस में नहीं हूँ। कि ऐसे चीज जब आ जाते हैं कि भाई 2-3 बार 4 बार बना लिया पीवाईक्यू, याद हो गए हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप लिख के करिए पीवाईक्यू को, एज ए सब्जेक्टिव। अगर लिख के करेंगे तब आपको तो ज्यादा पता चलेगा। कुछ करके देखिए, फिर पता नहीं और भी बेहतर हो। तो और भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो बिल्कुल पूछिए। मैं तो सोचा था कि सेशन आधा घंटा 40 मिनट चलेगा, लेकिन सेशन कुछ 1.5 घंटा के आसपास हो गया। चलिए, और कुछ पूछिए। इन्हीं के कोई क्वेश्चन? कि जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। इज ऑल द बेस्ट एंड गुड लक और अच्छे से अच्छा ही आएगा रिजल्ट। और जब फिर एक बात बता दूं कि क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारा नंबर 9891879909 पे अपना नाम, फोन नंबर, वीकेंड बैच लिख दीजिए। कल 2 बजे से स्टार्ट हो रही है क्लास। मैं आपको क्लास में जोड़ दूंगा, कुछ दिन क्लास कर लें। आप पुराने स्टूडेंट हैं, जानते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, जरूर जुड़िए। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सभी को शुभकामना के साथ शुभ रात्रि।